एवरीवन, आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। और पहले हम देखते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में डिफरेंस, और इसके साथ में से क्वेश्चन भी हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलायबिलिटी क्या होती है? जो चीज़, रिलायबिलिटी को याद रखो कंसिस्टेंसी से, यानी कि जो चीज़ सेम रिजल्ट हमेशा आए। अगर हम एक चीज़ को 2 बार मेजर कर रहे हैं, 3 बार मेजर कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट सेम आए। Reliability means the consistency and stability of a measurement or test. Example, a student takes the same test twice and get nearly the same score both times. Reliable कि एक ही टेस्ट को वो 2 बार दे रहा है तो उसका सेम स्कोर, नियरली उसका स्कोर सेम आए। वेट है, जैसे मान लो हमने वेट किया अपना, अगर वेट आ रहा है 60 kg, तो अगर हम नेक्स्ट डे करें तो भी 60 kg आ रहा है, थर्ड डे करें तो 60, तो माना जाएगा कि हाँ दैट इज कि रिलायबल है, सही है। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं लिखा गया, उसको सही तरीके से मेजर किया गया, रिलायबल है वो, मतलब कि उसका कंसिस्टेंसी सेम चल रही है। वैलिडिटी होता है जब किसी चीज़ को सही तरीके के मेजर किया, जो चीज़ जैसे मेजर करनी है, राइट थिंग को मेजर करना। यानी कि वैलिडिटी मीन्स द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट एक्चुअली मेजर बट इट इज़ ए इंटेंट टू मेजर। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो ए मैथमेटिक टेस्ट कंटेन क्वेश्चन दैट जनरली मेज़र मैथमेटिकल एबिलिटी नॉट रीडिंग एबिलिटी। कि किसी की अगर हमें मैथमेटिक्स टेस्ट लेना है तो हमें उसमें उसको क्वेश्चन देने पड़ेंगे, जनरली देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन कितना सोल्व कर रहा है, तब हम जान सकते हैं कि इसमें कितनी मैथमेटिक एबिलिटी है। ना कि आप सिर्फ बच्चे को हाथ में बुक दो और कहो बेटा इसको रीड करके सुना दो, हम मान लेंगे कि आपको आता है। तो फिर वो है कि जब हमें पता है कि मैथ का टेस्ट लेना है तो हमें उसको वो क्वेश्चन देना पड़ेगा, तभी हम पता लगेगा कि इसको मैथ आता, तब माना जाएगा कि वो चीज़ आपने जो रिसर्च की वो वैलिड है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी को याद रखो कंसिस्टेंसी से, कि जो चीज़ कंसिस्टेंट एक रिजल्ट आएगा। वैलिडिटी को रखो कि करेक्ट मेजरमेंट, यानी कि मेजरिंग द राइट थिंग, सही चीज़ को हम जब मेज़र कर रहे हैं। जैसे मान ली एग्जाम्पल है, एक क्लॉक दैट इज़ ऑलवेज 10 मिनट्स स्लो इज़ रिलायबल कंसिस्टेंट। एक क्लॉक है जो हमेशा ही 10 मिनट स्लो चलती है, तो हम उसको रिलायबल कहेंगे, क्योंकि वो कंसिस्टेंट एक ही हम रोज़ देख रहे हैं कि वो 10 मिनट क्लॉक पीछे ही चलती है, वो ऐसे ही स्लो चल रही है। ठीक है, 10 मिनट भी बैक होती है, बट नॉट वैलिड। लेकिन हम इसको वैलिड नहीं कह सकते। ठीक है, हम इसको एक्यूरेट नहीं कह सकते, क्योंकि वो टाइम तो वो गलत बता रही है, क्योंकि उसका टाइम गलत है, वो हमें पता है। लेकिन वो दिखाती हमेशा 10 मिनट पीछे ही है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी सेम चल रही है। ये नहीं है कि आज 10 मिनट पीछे हो गई, कल 15 हो गई, कभी 5 हो गई, कभी वो एक टाइम है उसका कि 10 मिनट उसको पीछे चलना है, तो वो पीछे चल रही है बैक में। ठीक है, तो ये है, लेकिन इसको हम वैलिड नहीं कहेंगे, इसको हम रिलायबल कहेंगे। आई होप कि क्लियर हुआ। रिलायबल होता है जब कोई चीज़ कंसिस्टेंट चल रही है। वैलिड होता है जब कोई हम मेज़र, सही थिंग को मेज़र करेंगे, कि जो सही है, जो जिस तरीके से मेज़र होनी चाहिए चीज़, वो वैसे ही मेज़र हो रही है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हमें साथ ही साथ माइंड में सेट हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट रेफर्स टू इट्स एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, डिफ़िकल्टी। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि इसका आंसर रिलायबिलिटी क्या होती है? जो चीज़ कंसिस्टेंट चलती है, लगातार सेम रिजल्ट हमें दे रही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वैसे मैं इसके आंसर लास्ट में दिए हुए हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, वैलिडिटी टू ऑफ टेस्ट रेफर टू कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर या easy of administrations, या measuring what the test is intend to measure, लेंथ ऑफ टेस्ट। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, कि जो चीज़ हमें सही, मतलब कि राइट थिंग को मेज़र करना, जो चीज़ हमें मेज़र करनी है उसी तरीके से मेज़र। जैसे मैथ की, अगर हमें किसी की टेस्ट देखना है कि इसमें मैथ एबिलिटी कितनी है, तो हम उसको मैथ के क्वेश्चन करने देंगे, ना कि हम उसको रीडिंग के लिए देंगे। ठीक है, वो है। क्वेश्चन 3 है, ए टेस्ट गिव्स almost the same result when administered repeatedly under similar condition. This is indicate, एक टेस्ट है जो ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट देता है। तो अब हमने पीछे पढ़ा है ना कि सेम रिजल्ट जब किसी में आता है रिपीटली अंडर सेम कंडीशन में। ठीक है, सेम कंडीशन में सेम रिजल्ट बार बार आ रहा है, तो वो क्या होगा? वैलिड होगा, रिलायबिलिटी होगा, यूजेबिलिटी होगा, या ऑब्जेक्टिविटी होगा? तो वो क्या होगा? ऑप्शन बी, रिलायबल, क्योंकि वो कंसिस्टेंट लगातार सेम रिजल्ट हमें दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए रिलायबल टेस्ट इज ऑलवेज वैलिड,
या ए वैलिड टेस्ट नीड नॉट बी रिलायबल, या रिलायबिलिटी इज़ जनरली नेसेसरी फॉर वैलिडिटी, या रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर आइडेंटिकल। हमारा आंसर होगा कि रिलायबिलिटी क्या है, जनरली नेसेसरी फॉर वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी के लिए ज़रूरी है रिलायबिलिटी होना। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरी कंसर्न विद द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, कि इनमें से प्राइमरी कंसर्न कौन सी है एक्यूरेसी मेजरमेंट के लिए, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या स्टैंडर्डाइजेशन। तो राइट आंसर होगा वैलिडिटी, जहाँ पर हमें एक्यूरेसी करनी है किसी मेजरमेंट की। ठीक है, कोई भी चीज़ की एक्यूरेसी देगी। मान लो हमें खाना बनाने का किसी का देखना है कि वो खाना कैसा बनाता है, तो हम उससे खाना बनवाएंगे या हम उसको चाय बनवाएंगे, हमें लगेगा कि हाँ वो कैसा टेस्टी बनाती है, ना कि सिर्फ हम उससे पूछ लेंगे कि आप इसको कैसे कैसे बनाते हो, तो वो वैलिड नहीं माना जाए। तो वैलिड होगा जहाँ पर हम एक्यूरेसी देखते हैं किसी भी मेजरमेंट में। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट रीटेस्ट मेथड इज़ मेनली यूज टू एक्सेस, कि टेस्ट और रीटेस्ट मेथड किस में यूज़ होगा मेनली, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, डिफ़िकल्टी लेवल या कंटेंट कवरेज। तो ये है हमारा मेथड रिलायबिलिटी का, क्योंकि जहाँ पर मान लो एक टेस्ट लिया दूसरे टेस्ट है सेम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है रिलायबिलिटी। ठीक है, जहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है कि सेम, जहाँ पर हमेशा सेम आ रहा है तो वो होता है। मान लो हम अपना वेट है, एक टाइम हमने चेक किया, नेक्स्ट डे करते हैं, फिर अगले दिन करते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी चल रही है। ठीक है, वो होता है रिलायबल। नेक्स्ट हम अब देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। पहली है नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पहले इन दोनों को देखते हैं, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे, इनसे हमारा क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। नल हाइपोथेसिस को HO से हम जानते हैं, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, जहाँ पर कोई भी हम कह सकते हैं रिलेशनशिप होता है, आपस में कोई नो रिलेशनशिप हो वेरिएबल्स के बीच में। जैसे एग्जांपल से समझे ना, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स ऑफ स्लीप एंड स्टूडेंट टेस्ट स्कोर्स, कि जहाँ पर मान लो हम कहेंगे कि बच्चा इतने घंटे सोया, तो उसका उस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है कि बच्चों का नंबर कितने आए। ठीक है, जहाँ पर दो बातों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, उसको बोलते हैं हम नल हाइपोथेसिस, नो रिलेशंस ऑन वेरिएबल्स। सेकंड एग्जांपल है जैसे ईटिंग ब्रेकफास्ट डज नॉट इफेक्ट स्टूडेंट कंसंट्रेशन, कि सुबह ब्रेकफास्ट खाया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है बच्चे कंसंट्रेशन पे, दोनों बातें अलग हैं। तो वो होता है कि जहाँ पर दोनों चीज़ों के बीच नो रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब कि HO मतलब क्या, नो डिफरेंस नो रिलेशनशिप। ठीक है, कि जहाँ पर कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसलिए इसको HO से किया जाता है कि जहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम H1 से करते हैं, जानते हैं, देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, जहाँ पर दोनों के बीच रिलेशनशिप डिफरेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल है, मोर स्टडी टाइम लीड्स टू हायर एग्ज़ाम मार्क्स, कि ज़्यादा टाइम अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे एग्ज़ाम मार्क्स भी बढ़ेंगे, तो दोनों में रिलेशन है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि बेटा तो कुछ घंटे ज़्यादा स्टडी में अपना टाइम बढ़ाओ, तो उसका अगर वो बढ़ाएगा तो उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा उसके मार्क्स पे, तो वो दोनों का रिलेशन है। तो उसके कि हम कहते हैं कि अगर मोर स्टडी टाइम्स लीड टू हायर एग्ज़ाम मार्क्स। सेकंड एग्जांपल ऐसे, रेनफॉल हैज़ एन इफेक्ट फ्यूल कंजप्शंस। सॉरी, एग्जाम्पल में थोड़ा मिस्टेक थी। रेनफॉल हैज़ एन इफेक्ट प्लांट ग्रोथ, की रेनफॉल जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा प्लांट की ग्रोथ पे। ठीक है, जब भी मान लो फसल बारिश होती है तो उसका इफेक्ट पड़ता है, जब भी फसल को पानी की ज़रूरत होती है, और जब भी पड़ता है तो आप कभी भी देखना, जब बारिश, जो सावन के महीने होता है, जब बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, तो अगर ओवर ना हो, नॉर्मल अच्छी बारिश हो, तो प्लांट की ग्रोथ ही अलग होती है। तो वो है कि उसका इफेक्ट उस पर पड़ता है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। व्हेन डायरेक्शन की बीच डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में जाएगा, या तो इंक्रीज होगा या लोअर होगा। ठीक है, या तो कोई चीज़ डाउन होगी जिसमें एक डायरेक्शन पता होगी, या तो ये डाउन की तरफ है या फिर अप की तरफ है। ठीक है, डायरेक्शन हाइपोथेसिस। देयर इज़ एन इफेक्ट, इट सेज विच वे द इफेक्ट विल गो, कि इफेक्ट तो होगा लेकिन किस तरफ होगा, वो है कि वो इंक्रीज़ होगा, अप होगा, डाउन होगा, डिक्रीज़ होगा,
होता है इंक्रीज हायर, डिक्रीज लोअर। मान लो रेगुलर एक्सरसाइज विल इंक्रीज फिटनेस। इसमें क्या है कि रेगुलर एक्सरसाइज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है फिटनेस में, ठीक है। तो ये एक है। रेगुलर एक्सरसाइज ये तो नहीं कर सकते ना कि हम ये अब सॉरी फिटनेस भी इंक्रीज़ कर रही है और डाउन भी कर देगी, तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो वो फिटनेस को इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। जहाँ पर हमें पता है कि एक डायरेक्शन है। सेकंड, फोर्थ है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये होती है देयर इज़ एन इफेक्ट डिफरेंस बट वी डोंट से वेदर इट विल गो इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते इफ़ेक्ट होगा कि ये नहीं, इफेक्ट तो जरूर होगा लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। एग्जाम्पल है देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी टाइम एंड एग्ज़ाम मार्क्स। कि स्टडी मार्क्स का स्टडी टाइम हमने कहा कि आप स्टडी पे टाइम ज़्यादा लगाओगे तो आपका एग्ज़ाम मार्क ग्रो होंगे, इंक्रीज़ होंगे, ऐसा हम सोच, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम के मार्क्स डिक्रीज़ भी हो सकते हैं और इंक्रीज़ भी हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि बच्चा पढ़ भी रहा है लेकिन उसके जो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था उतने उसके मार्क्स नहीं आए, तो वो होता है कि डिक्रीज़ भी हो सकता है और इंक्रीज़ भी, नॉन डायरेक्शन है, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस। इसके बाद है फिफ्थ सिंपल हाइपोथेसिस। इन्वॉल्व वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन डिपेंडेंट, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, कि एक चीज़ का इफेक्ट दूसरे पे दिखेगा। जैसे एग्जांपल है स्टडी टाइम एग्ज़ाम परफॉर्मेंस, कि स्टडी टाइम का एग्ज़ाम परफॉर्मेंस पे दिखेगा, डिक्रीज़ होगा इंक्रीज़ होगा वो पता नहीं लेकिन इफ़ेक्ट होगा ज़रूर, ठीक है। अब जैसे मान लो मेडिसिन है, पेशेंट पर उसका असर होगा, कम होगा ज़्यादा होगा वो होगा, पर जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल दो चीज़ें होंगी वो होता है सिंपल हाइपोथेसिस, कि एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है। मतलब कि स्टडी टाइम है तो एग्जाम परफॉर्मेंस ही पड़ेगा, मेडिसिन है तो पेशेंट होगा, ठीक है, जहाँ पर हम दो वेरिएबल होंगे। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस ये होता है इट इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड और टू और मोर डिपेंडेंट, जहाँ पर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो होता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस में क्या है, दो ही चीज़ें हैं। जैसे मान लो एक पेशेंट है, मेडिसिन है तो पेशेंट है, दो है, ये एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। जैसे एग्जांपल है कि टीचिंग मेथड प्लस टीचर एक्सपीरियंस हो गए हमारे, और अचीवमेंट प्लस मोटिवेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट भी हमारे पास दो हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दो हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से तो जहाँ पर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, इसमें एसोसिएटिव हाइपोथेसिस होता है टू और मोर वेरिएबल्स आर रिलेटेड एसोसिएटेड विद ईच अदर, जहाँ पर दो से और दो ज़्यादा वेरिएबल जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वट इट डज़ नॉट नेसेसरली क्लेम दैट वन कोज दैट, लेकिन हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि उसका इफेक्ट दूसरे पे होगा, ठीक है। वन कोज, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोज दैट, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये कारण दूसरे का ये कारण है इसकी वजह से हुआ, ऐसा नहीं कह सकते हम श्योरली, लेकिन होंगे रिलेटेड, वो आपस में एसोसिएट हो रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखना, एक्सरसाइज लेवल इज रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस, इट टेल्स अस एक्स इज रिलेटेड टू वाई बट इट डज़ नॉट नेसेसरली मीन एक्स कोज वाई। मान लो इसमें इसका मीनिंग है कि जैसे मान लो हम कह देते हैं कि एक्सरसाइज जो लेवल है वो रिलेटेड है फिजिकल फिटनेस से, लेकिन ये हम श्योरली नहीं कह सकते कि जो उसकी फ़िज़िकल फिटनेस है वो सिर्फ उस एक्सरसाइज की वजह से है, ठीक है। जहाँ पर हम श्योरली उसका कारण उसको नहीं मान सकते। मान लो वह एक्सरसाइज करता है लेकिन हो सकता है उसका खान पान भी साथ में अच्छा हो, उसकी ज़्यादा उसके खान पान की वजह से उसका जो फिटनेस है वो ज़्यादा अच्छी हो। तो वो है कि हम जहाँ पर वो रिलेट हैं, इसको हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड हैं, लेकिन हम ये श्योरली नहीं कह सकते, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि फिटनेस का कारण सिर्फ उसकी जो वो एक्सरसाइज करता है वही है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कोजल हाइपोथेसिस, इट स्टेटेड दैट वन वेरिएबल्स कोज ए चेंज और इफेक्ट इन अदर, जहाँ पर एक वेरिएबल कारण बनता है, इफेक्ट पड़ता है दूसरे वेरिएबल पर। जैसे एग्जांपल है फर्टिलाइज़र प्लांट ग्रोथ, फर्टिलाइज़र गिरेगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी, ये हमें पक्का पता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र होगा तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, ये इसका कारण है, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ फर्टिलाइज़र हमने गिराया तो उसके बाद प्लांट की ग्रोथ दिखेगी, तो हम श्योरली कहने से जरूरी है कि हाँ ये कारण वही है।
तो या फिर अप्लाइंग फर्टिलाइज़र इंक्रीज प्लांट ग्रोथ की, अपने अप्लाई किया फर्टिलाइज़र को इंक्रीज़ करने के लिए प्लांट ग्रोथ को, तो वो है जहाँ पर हम दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं लेकिन हम कह नहीं सकते कि इसका कारण यही है, ठीक है, कि सिर्फ यही कारण की वजह से काम हो रहा है, तो वो तो होता है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। कॉजल हाइपोथेसिस होता है जहाँ पर हमें पता ही है कि हाँ उसका चेंज कारण और चेंज इफेक्ट वही है, ठीक है, उसका रीज़न और इफेक्ट क्या है वही है, ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा वो चीज़ का रीज़न वही है। इफेक्ट पड़ा प्लांट ग्रोथ पे, ठीक है, फसल पे इफेक्ट पड़ा, रीज़न क्या था, फर्टिलाइज़र, ठीक है, उसका कोज क्या था, फर्टिलाइज़र। तो ये इसके टाइप्स हाइपोथेसिस। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, विच हाइपोथेसिस स्टेटेड बट दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप, जहाँ पर कोई भी डिफरेंस कह सकते हैं, रिलेशनशिप नहीं है आपस में। ऑप्शन है हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कोजल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। तो राइट आंसर होगा नल हाइपोथेसिस, जो हमने अभी पढ़ा है कि जहाँ पर कोई नो डिफरेंस, नो रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट taught through मेथड ए एंड मेथड बी, दिस इज एन, जहाँ पर हमें पता है कि उनके डिफरेंस है, एक रिलेशन है कि अचीवमेंट में स्टूडेंट की किसकी वजह से, कि मेथड ए और बी जो उन्होंने जिससे पढ़ाया गया है। तो ये क्या होगा, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस या एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। 8वें का होगा बी, ठीक है, जहाँ पर डिफरेंस और रिलेशनशिप होता है। 9th क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट हु स्टडी फॉर मोर आवर्स विल स्कोर हायर इन एग्जामिनेशन, कि जहाँ पर एक बच्चा पढ़ रहा है और उसके स्कोर हाई हुए हैं एग्जाम में। दिस इज ए कॉजल हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ये है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। क्यों है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में एसोसिएटेड हैं। रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन, दिस रिस्पोंडेंट एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस या कॉजल हाइपोथेसिस या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये है कॉजल हाइपोथेसिस, जहाँ पर हमें पता है कि हाँ इसका रीज़न यही करता है, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव करती है हमारे कंसंट्रेशन में, इसका मतलब कि जहाँ पे हम श्योरली कह सकते हैं कि हाँ इसका रीज़न ये है, ठीक है, तो कॉजल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच हाइपोथेसिस डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, कॉजल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। तो राइट आंसर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो इन्होंने क्या पूछा था कि डज नॉट स्पेसिफाई डायरेक्शन, जो जहाँ पर डायरेक्शन का नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज ए डिफरेंस इन एकेडमिक अचीवमेंट बिटवीन ऑनलाइन एंड क्लासरूम लर्निंग, डिफरेंस इन एकेडमिक अचीवमेंट बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन और क्लासरूम लर्निंग। ऑप्शन है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस या कॉजल हाइपोथेसिस। राइट आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एकेडमिक अचीवमेंट में, जहाँ ऑनलाइन क्लासरूम लर्निंग, जहाँ में हमें स्पेशली एक डायरेक्शन का नहीं पता कि एकेडमिक अचीवमेंट कैसा होगा, कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, ए हाइपोथेसिस इन्वॉल्व वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने किस में कहा था कि जहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। तो राइट आंसर होगा सिंपल हाइपोथेसिस, जहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्टडी टाइम एंड मोटिवेशन इफेक्ट एकेडमिक अचीवमेंट एंड अटेंडेंस। तो ये क्या होगा, सिंपल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल। तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस हाइपोथेसिस बिटवीन मॉक्स, सी मॉक्स, एक्स मॉक्स। इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉक क्या है। मॉक फुल फॉर्म क्या है इसकी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सबसे पहले फुल फॉर्म में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, ए मॉक इज़ एन ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स यूजुअली असेसिबल थ्रू द इंटरनेट, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी करते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन। एग्जाम्पल है जैसे ऑनलाइन कोर्स ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ओपन द थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स, ठीक है, जहाँ पर मतलब एक साथ बहुत सारे बच्चे स्टडी करते हैं
जैसे मैसिव क्या होता है, M4 क्या होता है इसमें, कैन हैव ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ लर्नर। और कई बार एक क्वेश्चन ही बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि मैसिव क्या होता है। मैसिव का मतलब जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स हैं। ओपन क्या होता है कि जनरली ओपन टू एनी वन हु मीट्स द कोर्स रिक्वायरमेंट, कि जो भी वो कोर्स रिक्वायरमेंट करना चाहता है तो उसके लिए ओपन है, कोई भी मतलब कि उसमें पढ़ सकता है, लर्न कर सकता है। ऑनलाइन क्या होता है कि जहाँ पर डिलीवर थ्रू इंटरनेट के थ्रू जहाँ पर एजुकेशन को डिलीवर किया जा रहा है। और C4 कोर्स का होता है कि प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग कंटेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग कंटेंट जहाँ पर दिया जाता है, मतलब ये कोर्स पूरा करवाया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज सही तरीके से, मतलब कि ये नहीं होता कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जो भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। मेन फीचर्स क्या होते हैं इसके, ऑनलाइन लर्निंग करना, मैसी पार्टिसिपेशन में होता है कि जहाँ पर बहुत सारे बच्चे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ओपन एक्सेस है, वीडियो लेक्चर्स हैं, क्विज और असाइनमेंट्स होती हैं, डिस्कशन फॉर्म्स हैं, फ्लेक्सिबल लर्निंग है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, ठीक है, ये सब है। एग्जाम्पल है इसका स्वयं, जैसे स्वयं है जो ऑनलाइन कोर्स कराती है, ऑनलाइन स्टडी कराती है, तो वो मॉक का ही एक एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि इंडिया मेजर मॉक प्लेटफॉर्म है, ये सबसे मेन जो माना जाता है, ठीक है। जैसे कोर्सेरा, एडेक्स, फ्यूचर लर्निंग, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सी मॉक। सी से इन्होंने जोड़ा है कनेक्टिविज्म। कनेक्टिविज्म होता है जहाँ पर एक कनेक्ट होते हैं, कोलोबरेट होते हैं, जहाँ आपस में जुड़ते हैं, कनेक्टिविज्म से यार। C4 होता है कनेक्टिविज्म, ठीक है। सी मॉक्स आर बेस्ड मेनली ऑन कनेक्टिविज्म्स वेयर लर्नर लर्न बाय कनेक्टिंग विद पीपल, आइडियाज़ एंड ऑनलाइन सोर्स, जहाँ लोगों से जुड़ते हैं, अपने विचार देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। इसके फीचर जैसे लर्नर सेंटर है, कोलोब्रेशन लर्निंग होती है, नॉलेज इज़ क्रिएटेड शेयर्ड बाय लर्नर्स, ब्लॉग्स हो गया, जैसे सोशल मीडिया हो गया, डिस्कशन फॉर्म्स हो गया, नेटवर्क्स हो गए, जहाँ पर लोगों से जुड़ते हैं, एक दूसरे को नॉलेज देते हैं, मतलब हम गेन करते हैं, लेते हैं, ठीक है। टीचर इसमें एक्ट मोर लाइक ए फैसिलेटर, एक फैसिलेटर के रूप में टीचर इसमें काम करता है कि प्रोवाइड कर रहा है, नॉलेज दे रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है, कुछ भी है। सोशल मीडिया पढ़ाते हैं, जैसे मान लो कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सिर्फ ये है कि बच्चे को एक पढ़ा रहे हैं, सिलेबस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो है जहाँ पर कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी ओपन करके, कैसे भी, ठीक। अब देखते हैं एक्स मॉक्स। एक्स होता है एक्सटेंडेड, यानी कि ट्रेडिशनल स्टाइल मॉक फॉलो ए मोर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर टीचिंग में, जहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में पढ़ाया जाता है, स्ट्रक्चर टीचिंग में थोड़ा है। की फीचर जैसे मान लो इंस्ट्रक्टर सेंटर, सबसे पहले टीचर सेंटर होता है, जो इंस्ट्रक्टर सेंटर माना जाता है। प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, पहले से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर कोर्स कंटेंट होते हैं, क्विजेस असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है, ये सब होता है इस एक्स मॉक्स में। तो क्वेश्चन 15 ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज मॉक स्टैंड फॉर? अभी मैंने पीछे पढ़ी है इसकी फुल फॉर्म, तो क्या होगी, मॉडर्न ओपन ऑनलाइन कोर्स, या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, या मैसिव ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स, या मल्टीपल ओपन ऑनलाइन क्लासेस। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर करैक्टर ऑफ मॉक्स। तो सबसे जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉक्स, तो वो क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ लर्नर्स, फेस टू फेस टीचिंग ओनली, लार्ज स्केल ऑनलाइन पार्टिसिपेशन, ऑनलाइन इंडिविजुअल क्लासरूम लर्निंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लार्ज स्केल ऑनलाइन पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मॉक इन द वर्ड मैसिव रेफर्स टू, मैसिव किससे रिलेटेड है, लार्ज कोर्स कंटेंट, या लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स, लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स, लार्ज एग्जामिनेशन ड्यूरेशन। तो राइट आंसर हो जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, इन मॉक ओपन प्राइमरी रेफर्स टू ओपन क्लासरूम डोर्स, या फिर या ब्रॉड एसेसिबल टू लर्नर्स, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओनली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज क्या है कि ब्रॉड एसेसिबल ऑफ लर्नर, जहाँ पर ब्रॉड एरिया में, ये नहीं है कि कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी बच्चा है, कोई भी ओपनली, कितने भी बच्चे पार्टिसिपेट, सबके लिए खुला है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडियन मॉक प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा, मतलब कि जो मेजर हमने अभी एग्जाम्पल मैंने दिया भी था, तो स्वयं, NCERT, UGC NCERT में क्या होगा, स्वयं, ठीक है। क्वेश्चन 20 हमारा, बीच इज मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विद मॉक्स, जो सबसे ज़्यादा क्लोजली है इसमें वो कौन सा, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन है,
या फिर सीमॉक्स या नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन है, फिक्स क्लासरूम टीचिंग है, या प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स ओनली है। तो राइट आंसर होगा नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, जहाँ पर कोलैबोरेशन एक साथ एक दूसरे से कोलैबोरेट करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ पर सी का मीनिंग क्या बताया था, कनेक्ट होना, कनेक्ट विजम से याद रखना सी को, ठीक है, जहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमॉक्स आर मेनली एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन है हमारे पास बिहेवियरिज्म, कोग्निटिविज्म, कनेक्टिविज्म, इसेंशियलिज्म। जैसे अभी बात किया सी का मतलब है कनेक्टिविज्म, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22 है हमारा, एक्समॉक्स जनरली एम्फेसिस किस चीज़ पे जोर देता है, अनस्ट्रक्चर लर्नर नेटवर्क, स्ट्रक्चर कंटेंट एंड इंस्ट्रक्टर लीड लर्निंग, या कम्प्लीटली लर्नर सेंटर्ड कंटेंट नो असेसमेंट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर कंटेंट एंड इंस्ट्रक्टर, जहाँ पर हमने कहा था कि टीचर इंस्ट्रक्टर जो होता है वो लीड करता है लर्निंग को, स्ट्रक्चर कंटेंट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, और ये मैंने इसके आंसर लिखे हुए हैं। तो अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।